स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये चारों जो है लोकतंत्र के आधार हैं। जहां पर स्वतंत्रता को उदारवादी विचारधारा के केंद्र में रखा गया है, व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता उदारवादी राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में है, वहीं पर समानता जो है वह समाजवादी विचारधारा के केंद्र में है। जैसे आप देखेंगे कि जो वैज्ञानिक समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद या जिसके हम साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, या लोकतांत्रिक समाजवाद है, उसका जो केंद्र बिंदु है वह है सामाजिक आर्थिक समानता। इसमें मुख्य चीज क्या है? समानता है। बस वैज्ञानिक समाजवाद एवं लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य एक हैं, लेकिन जो है प्राप्त करने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका भिन्न है। जहां पर मार्क्सवाद में क्रांति के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की गई है, वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद में शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से धीरे धीरे सुधारों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक समानता की बात की गई है। इस प्रकार समानता जो है वह मुख्य केंद्र बिंदु है समाजवादी विचारधारा के केंद्र में। तो आखिर समानता है क्या, और समानता की मांग का प्रश्न जो है कहां से आरंभ हुआ? जहां तक हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से लोग असमान है ना, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वह समानता के अंतर्गत नहीं है। कोई महिला है, पुरुष है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। समानता का प्रश्न जो है, जो समाज में भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव है, वह जो है समानता की मांग के केंद्र में है कि सामाजिक रूप से धर्म के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, जन्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महिला है या पुरुष है, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ समानता, वह समानता यह कभी मांगनी है समानता के अंतर्गत कि नहीं सभी लोग एक बराबर हो जाएं, एक ही लंबाई चौड़ाई हो जाएं, ठीक है। तो यह चीज जो है इसमें है, इसमें जो है मुख्य रूप से लिखिए कि समानता का तात्पर्य, और न केवल इस तरह समानता है बल्कि लोगों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना समानता के अंतर्गत है। लिखिए, समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण, समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण, और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक विषमता है।
सामाजिक विषमता के अंतर्गत क्या चीजें हैं कि प्रजाति या जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कि जन्म स्थान कहाँ है, या लिंग के आधार पे महिला है या पुरुष है, उसके आधार पे समाज में भेदभाव प्रचलित हैं। इस प्रकार का भेदभाव वह असमानता का प्रतीक है। ठीक है, प्राकृतिक असमानता वह स्वीकार्य है क्योंकि वह प्रकृति से प्राप्त है, लेकिन उस प्राकृतिक असमानता के आधार पे या फिर जो है समाज में प्रचलित असमानता है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक असमानता तो ठीक है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राज्य के द्वारा सभी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें लिखिए समानता कि समानता का मतलब सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, बल्कि समान। हाँ, तो विशेष अवसर की बात है। अभी बात होगी जैसे 16(4)(15)(4) में भारतीय संविधान की जो बातें कही गई हैं वह यही हैं। ठीक है कि भाई जो है लोगों के लिए भिन्न तरह की परिस्थितियां, अगर भिन्न भिन्न जो है दौड़ समाज में विकास के अलग अलग जो है स्थानों पे हैं, तो उनके लिए जो है वो एक साथ दौड़ शुरू कर सके, इसके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाने के लिए संविधान में कहा गया है, क्योंकि यह जो है अभी पीछे हैं। जो महिलाएं हैं वो जो है पुरुषों के समान नहीं है, सामाजिक रूप से जो है उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध रहे, विभिन्न सामाजिक कुरीतियां प्रचलित रही, इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है तो उनके लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराएं। असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ है कि जो है कुछ लोग महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, तो एक ही तरह का दोनों के लिए एक जो है निर्धारित मार्क्स नहीं रखा जा सकता है कि नहीं जो है 20 नंबर पाएंगे तभी जो है पास होंगे। जो पीछे है, जो वर्ग जो है अभी पढ़ाई लिखाई में पीछे है, सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा है, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे। असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का ही अर्थ है। ठीक है कि भाई सबके लिए एक कटाफ नहीं होगी। जैसे भी मुकदमा चल रहा है जो है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब के सामने मामला था, तो उसमें आए कि भाई उन्होंने कहा कि 50 जो है जनरल ओबीसी के लिए जो है 45% है, ठीक है, वकालत करने के लिए जो पात्रता परीक्षा हो रही है, और जो है SC ST के लिए 40% है। तो एक सज्जन पहुंचे थे और उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर कहा था कि इसको कुछ घटा दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं इसको कम बेसी करिए, लेकिन वो जो है सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा मान्य प्रक्रिया है कि लोगों के जो है ओबीसी और सामान्य की जो है आर्थिक स्थिति, सामाजिक शैक्षणिक स्थिति बेहतर है, तो उनको जो है टोटल पूर्णांक का 45% लाना आवश्यक है, न्यूनतम कटाफ है, तभी उनको वकालत करने की अनुमति दी जाएगी, जो है परमिशन मिलेगा उनको। और जो है SC ST को 40%। तो वो गए थे कि घटा दीजिए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई पढ़ो, बिना पढ़े मुकदमा क्या लड़ोगे, ये जो है इसको नहीं घटाएंगे और कानून पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पास हो पा रहे हैं लोग। अब लोग चाहते हैं कि 30% पास हो जाए और वकालत करें जल्द हाई कोर्ट में, तो गड़बड़ है ना। जज पढ़ के आ रहे हैं, पता चला वकील को मालूम ही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का ही अर्थ है। आप विभिन्न स्थानों पे जाइए, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, आप कटाफ देखते हैं अलग अलग आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि भारत सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण है, ठीक है, धार्मिक रूप से, प्रजातीय रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो इसलिए जो है अलग अलग जो है वर्गों के लिए अलग अलग मार्क्स की व्यवस्था की गई है कि आप इतना कटाफ होगा तो आप जो है मान लिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सदियों से पीछे हैं समाज में, पढ़ाई लिखाई में विभिन्न तरह के प्रतिबंध थे, ठीक है। तो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का ही अर्थ है और वो समानता का परिचायक है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि नहीं जो आगे है उसको ही जो है कह देख भाई इनका कटाफ जो है 20 रहेगा और जो लोग पढ़ने में पीछे हैं उनका कह देख भाई इनका 35 रहेगा, तब वो नहीं है, ठीक है। असमान का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए जो है 4-6 वर्ग हैं समाज में, और तो जिनकी जो स्थिति है उसी हिसाब से असमान रूप से उनके लिए निर्धारित किया जा सकता है चीज़ें, ताकि सब लोग वहाँ पहुँचें, ठीक है। आरक्षण का ही कॉन्सेप्ट है वो यही है कि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, जो पीछे हैं उनको भी बराबरी पर ले आइए।
ठीक है। अगर समानता तार्किक है तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या चीज? समानता तार्किक होती है, अलग अलग तरीके की है, ठीक है। कई प्रक्रियात्मक है, हाँ। एक समानता है और एक आर्थिक वाला परिणामों की समानता। परिणामों की समानता। तो उसमें जो है उदारवादी प्रक्रियात्मक मानते हैं, समाजवादी ये तात्विक मानते हैं, कल्याणकारी वाला, और जो मार्क्सवादी है वो आर्थिक वाला। आर्थिक मानते हैं। क्यों? वो जो मार्क्सवाद में तो मान लीजिए सारा का सारा खेल ही जो है अर्थ के आगे पीछे घूम रहा है कि भाई आर्थिक रूप से जो है जो भी परिवर्तन हो, समानता है वो वही है। क्योंकि ये वो मानते हैं कि ये जब समानता आ जाती है तो सामाजिक भी आ जाती है और राजनीतिक समानता का कोई मतलब नहीं है। उदारवादी लोकतंत्र की कटु आलोचना करते हुए इन लोगों ने जन लोकतंत्र की बात की है, क्योंकि मानते हैं कि भाई अगर ये खराब है, जैसे आर्थिक हमारे यहाँ समानता है, हम सब मानते हैं, अब सभी के लिए चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, कोई लड़ ले। लेकिन आप समझते हैं कि कोई आम आदमी चुनाव लड़ करके जीत सकता है लोकसभा चुनाव? उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन उसकी स्थिति ये मजबूत हो गई, उसके यहाँ जो है इसकी अपने आप ऊपर हो जाएगी। किसी को भी जो है 5 अरब रुपया मिल जाए बलिया के आदमी को, दूर दूर से लोग उसके घर पहुँचने लगेंगे मिलने, बधाई देने कि भाई ये जो है अरबपति हो गया, इसका नाम आ गया, जो है बलिया का है और 5 अरब रुपया इसके पास है, ठीक है। और राजनीतिक कोई मतलब नहीं, हम सब राजनीतिक रूप से समान हैं। एक व्यक्ति एक वोट, यही राजनीतिक समानता का जो है मूल फंडा है कि हर व्यक्ति के मत की कीमत एक होगी। राजनीतिक पद सभी के लिए खुले हुए हैं। लेकिन आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं, 25 वर्ष उम्र हो गई है, आप समझते हैं कि आप चुनाव लड़के जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। और विकास वगैरह जो है ना वो भी प्रचार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि इनकी आर्थिक क्षमता ठीक नहीं है। या कोई भी लोग सब करनी बांट जाएंगे और जिसके पास पैसा है वहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो वो आर्थिक समानता पे बल देता है। पूरा जो है जो मार्क्सवाद के विचार है वह अर्थ के चारों तरफ घूमता है। मूल वो जो है भौतिक चीज़ों में करता है। जहाँ पे हीगल ने विचार को केंद्र माना है अपने विचारों में, वहीं पर जो है मार्क्स ने अर्थ को माना है, ठीक है। तो समानता के विविध आयाम, इसमें पहला है कानूनी या विधिक समानता। कानूनी या विधिक समानता। विधिक समानता जो है विधि का शासन, ठीक है, जिसको डायसी ने बताया, एवी डायसी ने, कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता बताया कि रूल ऑफ लॉ है। ब्रिटेन में शासन कौन करता है? कानून शासन करता है, व्यक्ति शासन नहीं करता है। जो है प्रशासन के लोग हैं, उसका काम कानून को लागू करना है। वो भी कानून से उसी प्रकार शासित है जिस प्रकार से आम लोग शासित हैं, ठीक है। विधि का शासन वो कहता है कि विधि की नज़र में सभी लोग समान हैं और एक समय में एक ही प्रकार के जो है अपराध के लिए सभी को एक ही प्रकार का दंड दिया जाएगा। कानून के नज़र में सबकी स्थिति एक है, ठीक है। सिर्फ सम्राट को जो है उससे अलग रखा गया है, अन्यथा की स्थिति में प्रधानमंत्री से लेकर के आम व्यक्ति तक की जो है कानून की नज़र में स्थिति एक समान है। प्रधानमंत्री भी उस कानून से उसी प्रकार शासित हैं जिस प्रकार से आम व्यक्ति है। विधि की नज़र में, कानून की नज़र में सभी समान हैं और सभी की जो है न्यायालय तक पहुँच है। कोई न्यायालय जो है लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अगर कोई मामला जाता है तो उसको सुनेगा। उसके बाद जो है वह ऐसे किसी जो है मामले को रिफ्यूज नहीं करेगा, सुनेगा उसके बाद ही। और ब्रिटेन में ऐसा प्रायः होता है, सुनने में आता है, देखने में आता है कि वहाँ पर जो है विधि का शासन बरकरार है, चाहे प्रशासन के द्वारा किए जा रहे व्यवहार के संबंध में, चाहे न्यायालय के द्वारा किए जा रहे व्यवहार के संबंध में। वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आपकी क्या व्यक्तिगत स्थिति उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कानून नज़र में आप
हमारे जो है न्यायालय में वैसे आम व्यक्ति हैं जैसे जो है दूसरा व्यक्ति है। आप कैबिनेट मंत्री उसका कोई फर्क न्यायाधीश के ऊपर नहीं पड़ता है, और उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया है। ठीक है, लिखिए कि कानूनी समानता का अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा कानूनी समानता का अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक से कानून बनाएगा। और सभी पर समान रूप से लागू करेगा। ठीक है, कानूनी समानता का ही अर्थ है। और इसमें देखिए ब्रिटेन में सामान्य विधि जो है वो कार्य करती है। एक प्रकार की विधि बनती है जो कॉमन लॉ कहते हैं। कॉमन लॉ के माध्यम से ही जो है वही सब पर लागू होती है। वहाँ प्रशासनिक कानून जो है उस तरह से नहीं है जिस तरह से जो है प्रशासनिक कानूनों के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है। चाहे राजकीय कर्मचारी हो, राज्य के कर्मचारी हो, अधिकारी हो या सामान्य जन हो, सभी के लिए एक प्रकार के कानून है और एक ही प्रकार का न्यायालय है। ठीक है, भारत में भी जो है कानूनी समानता को स्वीकार किया गया है। और कानूनी समानता का जो सबसे प्रमुख पहलू है विधि का शासन, वह अनुच्छेद 14 में जिसका विवरण है कानूनी समानता के अंतर्गत ही कानून का समान संरक्षण की भी बात की गई है कि सभी को जो है कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। न्यायालय सभी की बातें सुनेगा और जो है उसके बाद वो निर्णय करेगा। ठीक है, वो बिना मामले को सुने जो है उसको सुनने से इनकार नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। इसमें लिखिए कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ कानून के समक्ष समानता का अर्थ कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है। कानून के समक्ष समानता अर्थात विधि का शासन, ठीक है, जो अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है भारत में, यह नकारात्मक है। यह पूछता है कई बार नकारात्मक है अनुच्छेद 14 में जो विधि का शासन दिया गया है, प्रावधान नकारात्मक है कि सकारात्मक है। ठीक है, वो कहता है कि सभी लोग समान होंगे, भेदभाव नहीं करेगा। और जो है कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी है। और वह सकारात्मक पक्ष है कि कानून का सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा, जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा।
ठीक है, राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कानून बनाएगा और उसका लाभ सभी को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया को समान रूप से प्रभावित करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो है नोट करिए कि राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। और यह राजनीतिक समानता आपको कहां पे दिखती है? लोकतंत्र में। राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, निरंकुश तंत्र हो, या सैन्य तानाशाही हो, या जो है अन्य तरीके से सत्ता पर कब्जा किए हुए लोग हों, ऐसी व्यवस्थाओं में राजनीतिक समानता नहीं दिखती है, क्योंकि राजनीतिक समानता सभी को अवसर देती है और जो राजनीतिक पद है वह लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए खुले होते हैं। सभी लोगों का अर्थ है कि नागरिकों के लिए। तो यह लोकतंत्र में ही संभव है जहां पर जो है परिवार या जो है वंश के आधार पे भेदभाव नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें जो पहली चीज है राजनीतिक समानता में है वह है लोकतंत्र का भी यह आधार है, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार आपने देखा है कि यह जो है मुख्य चीज है लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक समानता के लिए। और लोकतंत्र में हम लोग राजनीतिक समानता के लिए जो वेद वाक्य मुख्य शब्द है वह है कि एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, सभी का जो है एक व्यक्ति एक वोट, यह क्या दिखाता है? राजनीतिक समानता को प्रतिबिंबित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मत की कीमत समान है। उसकी आर्थिक स्थिति, उसके जो है किस वंश से है, किस धर्म से है, किस भाषा को बोलते हैं, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। सबके मत की कीमत समान है। ठीक है, चाहे आर्थिक भिन्नताएं कितनी भी अधिक हों, लेकिन मत की कीमत एक होगी। इसमें लिखिए कि मतदान का अधिकार राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इसीलिए अपनाया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि देश के प्रत्येक नागरिकों को एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेने के बाद बिना किसी जाति, वंश, धर्म, भाषा, प्रजात या महिला या पुरुष होने के भेद के बिना समान रूप से मतदान का अधिकार उपलब्ध करा दिया जाता है। क्योंकि यह नहीं होगा तो फिर जो है राजनीतिक समानता का कोई मतलब नहीं है कि कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, कुछ लोगों को नहीं दिया गया। ठीक है, बिना भेदभाव के वो प्राप्त हो जाता है। तो यह चीज जो है वह राजनीतिक समानता के अंतर्गत है। आगे लिखिए कि नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने, सरकार को नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने और इस माध्यम से
और इस माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने और इस माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। साथ ही राजनीतिक समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को राजनीतिक समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को विचारों की अभिव्यक्ति करने और दलीय संगठनों का या राजनीतिक दलों का, ठीक है, और राजनीतिक दलों के निर्माण का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ जो हम उदार लोकतंत्र के लक्षण पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज और है जो इसके अंतर्गत राजनीतिक समानता के अंतर्गत आती है कि राजनीतिक पद सभी के लिए खुले होंगे। ठीक है, राजनीतिक पदों को खुला रखा जाएगा, किसी जात, धर्म, भाषा या वंश के व्यक्ति के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा। और जैसा कि आरक्षण विभिन्न देशों में आधुनिक लोकतंत्रों के अंतर्गत पदों का देखा जाता है तो वह सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, जहां महिलाओं के लिए या जो है समाज में हाशिए पर स्थित वर्गों को विशेष अवसर देकर के राजनीति एवं समाज की मुख्य धारा में बनाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, अन्यथा जो है उसको समानता का उल्लंघन नहीं माना जाता है, वह माना जाता है कि जो पीछे रह गए हैं उनको भी आगे ले आया जाए। इसीलिए भारत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई हैं। और यह मुख्य चीजें हैं राजनीतिक समानता के अंतर्गत। ठीक है, चाहे एक व्यक्ति एक वोट का है, ठीक है, उसके अलावा जो है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है, राजनीतिक पद सभी के लिए खुले हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं फला वंश का व्यक्ति या फला जात का व्यक्ति इस पद पर निर्वाचित होगा, जैसा कि लोकतंत्र राजतंत्र में होता था कि राजा का लड़का राजा है। तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि अब जो है जो बैलेट बॉक्स है उससे जो है आपका नया राजा आएगा, जो वास्तव में राजा नहीं है बल्कि जनसेवक है। तो यह जो है चीज है राजनीतिक समानता के अंतर्गत। और राजनीतिक समानता का सामान्यतया पूरी तरह से संबंध ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था से है, जिसमें लोक महत्वपूर्ण है, तंत्र के लिए जो है तंत्र लोक के लिए कार्य करता है। अगली चीज है सामाजिक समानता। यह एक महत्वपूर्ण रूप है और विभिन्न देशों में सामाजिक समानता का मुद्दा बड़ा प्रासंगिक है। सामाजिक समानता हमारे यहाँ तो और भी प्रासंगिक चीज है, क्योंकि जो है भारत सामाजिक रूप से जातियों में बटा हुआ देश है और राजनीति ऐसी हो गई है कि वो उसको बढ़ाती रहती है ना। जब लोग भूल भी जाते हैं तो चुनाव के समय जो है माहौल को इस तरह से बनाया जाता है। चुनाव के पहले ही सब राजनीतिक दल जो है आज के दलीय जो संगठन है, राजनीतिक दल है, वो जातीय संगठनों पकड़े हुए हैं, बैठक कराते रहते हैं महीने डेढ़ महीने में, ताकि जो है अधिक से अधिक मत जो है जात के आधार पर वहां पर प्राप्त किया जा सके। तो जो सामाजिक समानता का प्रश्न है वह जब हम सामाजिक न्याय पढ़ते हैं उसमें अंतर्गत भी आता है सोशल जस्टिस के अंतर्गत, और इसकी बात जो है संविधान की प्रस्तावना में की गई है। सामाजिक न्याय की बात है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो वो सामाजिक न्याय
कि जो है बेसिकली उसमें सामाजिक समानता का मुद्दा जुड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि देश के सभी व्यक्तियों को, यहाँ नागरिक का मुद्दा नहीं है, सभी व्यक्ति सामाजिक रूप से उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी जाति स्थिति, सामाजिक स्थिति, जो है भाषा है, क्षेत्र है, महिला है या पुरुष है, इसके आधार पे भेदभाव न हो। और खासतौर से जब सरकारी नौकरियां हैं तो वहां पर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति वास्तव में व्यवहार में उपलब्ध अभी नहीं हो पाई है। विभिन्न समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। सामाजिक समानता का मुद्दा जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को बहुत जो है विकसित बताते हैं, वहां पर भी थोड़ी बहुत बनी हुई है किसी न किसी रूप में। और हमारे यहाँ तो जो तृतीय विश्व के देश हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो है दक्षिण के देश हैं, ठीक है, और कम विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, और सामाजिक विविधता जहाँ पे है वहाँ ये समस्याएं ज्यादा गंभीर हैं। समाज में कुछ वर्गों ने प्रगति ज्यादा प्राप्त कर ली है, कुछ बहुत पीछे हैं, और भेदभाव लगातार रूपों में बना हुआ है। कई चीजें हैं, महिलाओं के आधार भेदभाव है, ऐसा नहीं है कि जाति महत्वपूर्ण है, महिलाओं पुरुषों के साथ भेदभाव उपलब्ध है, और अभी भी स्थिति बहुत मतलब ठीक नहीं है। समस्याएं हैं, लोग सोचते हैं ऐसा कि भाई महिला है तो कैसे काम करेगी, ठीक है, उसको रखना ठीक नहीं है नौकरी पे, समान योग्यता होने के बावजूद। तो इसमें लिखिए कि समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता है। समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता है, जिसका अर्थ है कि समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए। जाति, धर्म, जात के साथ आप लिख प्रजात भी कर दीजिए। हमारे यहाँ जात महत्वपूर्ण है, पश्चिमी देशों में एथनिसिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रजातियों के आधार पर वहां पे नए नए देश बने हुए हैं, ठीक है। यूगोस्लाविया था, 2 भागों में बट गया, उसी आधार पर पोलैंड में पोलिश प्रजाति के लोग हैं, ठीक है। तो लिखिए कि जात, प्रजात, धर्म, वंश, जन्मस्थान, लिंग कि महिला है कि पुरुष, या भाषा के आधार पर व्यक्ति में या भाषा के आधार पर व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी बहुत पीछे हैं इस मामले में, है ना। महिलाओं के साथ भेदभाव का एक जो रूप था आपने देखा, जिसकी वजह जो सामाजिक कुरीतियां विद्यमान थी, उसकी वजह से जो है बालिका कन्यावध जैसी चीजें या सती प्रथा जैसी चीजें प्रचलित थी। दहेज प्रथा भी एक मुख्य चीज है, ठीक है। इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि बेटियां पैदा हों, क्योंकि समाज अभी जो है वह पितृसत्तात्मक बना हुआ है। नौकरी कर रहे हैं तो भी पैसा सारा अपना है, और फिर भी दहेज की जरूरत है ना। तो इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, और उसमें जो है आपने देखा है कि सामाजिक समानता को लाने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए शुरुआती जो अधिकार है वह समानता का अधिकार ही है।
और इसके अंतर्गत जैसी बातें की गई हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि उस समय जो है समाज की क्या स्थिति थी। उसके अंतर्गत आपने देखा है कि अनुच्छेद 17 की बात की गई है। अगर वह समस्या नहीं थी तो वह चीजें लिखी नहीं जाती। एक से एक लोग थे, सामाजिक जो है तौर पर अस्पृश्यता एक गंभीर समस्या थी, अब उसने दूसरा रूप ग्रहण कर लिया है। ठीक है, जो सामाजिक समानता के अंतर्गत कई चीजें हैं, जिसमें एक चीज है कि खान पान साथ में लोग करें, ठीक है, और वैवाहिक तौर पर जो है यह हो कि लोग विवाह कहीं भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, उसमें कोई जो है किसी का अन्य का मत महत्वपूर्ण नहीं है कि जात का बंधन हो, धर्म का बंधन हो, भाषा का बंधन हो। लेकिन अभी जो है वह इस मामले में हम लोग पीछे हैं। और सामाजिक समानता के अंतर्गत एक चीज और है, इसको हम लोग कहते हैं कि सकारात्मक जो है कार्यवाही बोलते हैं। इसको जो है, जो अफर्मेटिव एक्शन है, इसको सामाजिक समानता के विरुद्ध नहीं माना जाता है। अफर्मेटिव एक्शन के नाम से आता है, जिसके अंतर्गत यह चीज शामिल है कि समाज में हाशिए पर स्थित लोगों के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए राज्य के द्वारा उनको विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। जैसे महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए अगर राज्य जो है कोई विशेष प्रावधान करता है तो उसको समानता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा, है ना। 15(4) को आप देखिए, 16(4) में भी वही चीज है। तो सकारात्मक कार्यवाही, वो पूछता है सकारात्मक कार्यवाही क्या है। आजकल जो है वह पीजी के सिलेबस में बहुत जगहों पे शामिल है सकारात्मक कार्यवाही। वह है कि समाज में जो लोग हाशिए पर हैं, हाशिए का मतलब है मुख्य धारा में नहीं है, पीछे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, विशेष रूप से वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, रोजगार में पीछे हैं, पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं, तो उनके लिए जो है सरकार के द्वारा उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी पदों का विज्ञापन होता है उसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एसडीएम के अगर 100 पद विज्ञापित होते हैं तो उसमें 20 पदों पर केवल महिलाएं नियुक्त होंगी, और बाकी जो 80 पद हैं उस पर जितनी महिलाएं, जितनी लड़कियां जो है अपनी योग्यता से उसमें चयनित हो जाएंगी वह उनका है। लेकिन 100 का विज्ञापन होगा और लिखा रहेगा कि इसमें से 20 सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। तो अब जो है वो फीमेल के लिए, बाकी 80 में मान लीजिए 30 और हो गई तो 50 हो गई। ठीक है, तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, भारत की सरकार यह मानती है कि महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां अभी समाज में विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं। सदियों से उनके साथ ऐसी प्रथाएं एवं परंपराएं जो है दुर्भाग्य से बनी हुई थी, जिसकी वजह से वह समाज की मुख्य धारा में नहीं रही। शिक्षा का अभाव रहा, आर्थिक जो है महिलाओं के पास अभी भी संपत्ति का जो है अधिकार उस तरह से नहीं है, तो उन सब वजहों से वो जो है पीछे रहे। तो यह सकारात्मक कार्यवाही है। यह सकारात्मक कार्यवाही सामाजिक समानता को सपोर्ट करने की तरफ है। लोग कहते हैं कि खिलाफ है ना, कि महिलाओं को अलग से क्यों भाई आप दे रहे हैं रिजर्वेशन, लेकिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह प्राप्त किया जा सके। ये इसके विरुद्ध नहीं है बल्कि उसको सपोर्ट करने के लिए है, ताकि वो भी बराबरी के स्तर पे आ सके। ठीक है, वो पूछता है कि सकारात्मक कार्यवाही क्या है, या सकारात्मक कार्यवाही क्या जो है सामाजिक समानता के विरुद्ध है, तो नहीं है, बल्कि वो समानता लाने के लिए ही है कि जो ज्यादा पीछे हैं उनको हम सपोर्ट करके ले आए, और संविधान में ही लिखा हुआ है। तो यह जो है, अब लिखिए आर्थिक समानता। समानता का अगला रूप है आर्थिक समानता। रूसो का एक स्टेटमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिखा है। आर्थिक समानता में लिखिए कि रूसो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो अमीरों की संख्या बढ़ जाए, सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि
न तो अमीरों की संख्या बढ़ जाए और न ही भिखमंगों की। हैरोल्ड लस्की के अनुसार, लस्की ने जो है बताया है कि अगर आर्थिक असमानता समाज में होती है तो क्या कंडीशन उत्पन्न हो जाती है देश के अंदर। लिखिए, हैरोल्ड लस्की के अनुसार 20वीं सदी के सबसे विद्वान ब्रिटिश राजनीतिक चिंतकों में है हैरोल्ड लस्की के अनुसार, जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन, जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में, कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीतिक संस्कृति शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर धन, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर धन पूर्णतया हावी हो जाता है। जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्थाओं और न्यायपालिका पर धन पूर्णतया हावी हो जाता है। और आप देख ही रहे हैं, अब धीरे धीरे वही स्थिति हो जाती है। अब आर्थिक समानता, ये तो स्टेटमेंट है, पर आर्थिक समानता है क्या? आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं कि जितने लोग हैं सबकी आर्थिक स्थिति समान हो जाए, ठीक है। वह जो है आर्थिक समानता नहीं है जिसकी जो है बात मार्क्सवाद ने की। हम लोग जब आर्थिक समानता की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह अपनी न्यूनतम, अपने जीवन यापन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको पूरी कर सके, और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि दूसरे लोग उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण करने की स्थिति में बने, कि वह मजबूरन अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य हो, ठीक है। तो समान आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक समानता का सिर्फ अर्थ यही है कि जो है न्यूनतम आवश्यकताएं सम्मानपूर्ण तरीके से पूरी हो जाएं और वह अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य न हो। काम सभी करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि लोग बैठे हुए जो हैं या सबको संपत्ति बराबर बांट दी जाएगी, तब तो फिर सारी जो है समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि सबके संपत्ति बराबर है, कोई काम ही नहीं करेगा, या अमीरों की संपत्ति लेके गरीबों में बांट देंगे। लेकिन इस तरह कंडीशन होगी कि सब अपने जो जीवन यापन के लिए न्यूनतम सुविधाएं चाहिए वह गरिमापूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकें, और वह भी वो जिसे रोजगार के साधन उपलब्ध हो। भाई मांगने थोड़ी जाएंगे, आप काम करेंगे, ठीक है। और जो है इस तरह की स्थिति ना हो कि अपने श्रम को, अपने जो है मानसिक शक्ति को जो पढ़े लिखे वर्ग है वह जो है बहुत कम में बेचने के लिए बाध्य हो, जो वाजिब ना हो। लिखिए, आर्थिक समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की, सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।
तथा पूर्ति होने के साथ साथ उसमें एक कंडीशन और है, तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। कल एक जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, सत्यता मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने दिखाया कि इस तरह की स्थिति है। बहुत बाकी रिपोर्ट आई है तो ऑफिशियल हो सही है। उसने दिखाया है कि इतना है, इतना अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा अधिक होगा किसान की, और दिखाया कि 1600 करोड़ ये जो है प्रतिदिन 27 रुपए किसान की आय और गौतम अडानी की आय जो है 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। इतना अधिक अंतर होना है, चाहे कोई भी हो। फिर वो जो है जो समस्याएं होती है वो दूसरे तरफ शुरू होने लगती हैं। यही नहीं, विभिन्न देशों में, यह तो सामान्य तौर है, इसकी जो है सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वह जो है बाद में लोकतंत्र उसकी वजह से भी खतरे में पड़ जाता है कि बहुत अधिक असमानताएं हो। फिर लोगों, जो समाज का कमजोर तबका होता है आर्थिक रूप से, उसके अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है उन अमीरों के प्रति जो है इतने जो है शान शौकत से, विलासता से रहते हैं कि जनता के मरने पर भी जो है, भूखे मरने पर भी वो हंसते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय आपने देखा था कि जब वो रोटी मांग रही थी जनता, तो सम्राट की पत्नी ने कहा फ्रांस की कि ये ब्रेड क्यों नहीं खा लेते हैं। ठीक है, रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्रेड खा लो, ब्रेड तो और महंगी मिलती है। लेकिन भाई पता ही नहीं है कि इनकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह क्रांति का कारण बन जाती है। तो ये मुख्य चीजें हैं, और भी इसमें हैं, वो बात हम फिर करेंगे। लेकिन एक विचारक हैं और आपने सुना है, वो है लॉर्ड एक्टन। उनका स्टेटमेंट पूछता रहता है। उन्होंने लिखा है, लिखिए, वो दोनों के संबंधों को बताने की कोशिश करते हैं और वो अच्छा जो है विचार उस पर नहीं रखते हैं। उन्होंने लिखिए इन्होंने लिखा है, लॉर्ड एक्टन ने के अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। लॉर्ड एक्टन एवं डी टॉक जो है, लिखिए, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले ये दो विद्वान हैं जो लोग यह मानते हैं। लिखिए, इन दोनों विद्वानों का यह मानना है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। और दोनों जो है एक दूसरे को विपरीत मानते हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता देने से जो है वह एक देंगे तो दूसरे में कमी आएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे किस रूप में देना है, उन्होंने समानता का ही गलत अर्थ लगाया, जैसा कि बाद में लास्की ने अपने
पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने गलत अर्थ में उसको लिया और जिसकी वजह से उनके परिणाम भी गलत आए, उस पर कल चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता एवं समानता के संबंध के बारे में तो विद्वानों के एक वर्ग का यह कहना है कि स्वतंत्रता एवं समानता जो है एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे के असंगत हैं। अगर जो है समानता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वतंत्रता में कमी आएगी। ऐसा मानने वालों में डी टॉक्विले और लॉर्ड एक्टन प्रमुख विचारक हैं, जो प्रसिद्ध रूप से स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित करते हैं कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे की विरोधी हैं। एक की मात्रा बढ़ने पर दूसरे की मात्रा स्वतः घटती जाएगी। लेकिन जो है वर्तमान समय में खासतौर से लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक विद्वानों का यह मानना है कि यह बात वास्तविक रूप में नहीं है, वास्तविकता को रेखांकित नहीं करती है। और लास्की ने यह माना है कि जो यह बात विद्वानों का एक वर्ग कहता है, उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का सही अर्थ में नहीं ग्रहण किया है, इस वजह से वैसा मानते हैं। और दोनों एक दूसरे को वास्तव में बढ़ने का अवसर देती हैं। तो इसमें जो है लास्की का एक स्टेटमेंट है, लिखिएगा कि लास्की के मतानुसार संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों से उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, न्यायालयों से उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से धनी लोग और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से धनी लोग अपने निर्धन पड़ोसियों को तबाह कर देते हैं। और यह वास्तविकता है ना। अगली चीज एक बात और उन्होंने लिखी है, वह लिखने लायक है। लिखिए, लास्की का ही कथन है कि यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है, तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहां गरीब और साहूकार हो, ये क्या दिखा रहा है? असमानता को दिखा रहा है।
जहां गरीब और साहूकार हो, कमा शिक्षित और अशिक्षित हो, वहां कमा वहां मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। मालिक जो है किस बात को प्रतिबिंबित करता है? स्वतंत्रता की स्थिति को, और नौकर जो है पराधीनता को। उसके पास कम स्वतंत्रता है उसकी तुलना में, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उस असमानता है आर्थिक रूप से, इसलिए वो जो है स्वतंत्रता के रूप में भी और उसके आदेश को, उसकी बात को मानने के लिए वह निश्चित तौर पे बाध्य है। तो यह जो है लास्की ने लॉर्ड एक्टिन टॉक्विले के विचारों को जो है असंगत साबित करने के लिए उन्होंने बताया कि नहीं, जो है स्वतंत्रता एवं समानता वास्तव में क्या है? समानुपाती हैं। बिना जो है समानता की स्थिति के स्वतंत्रता जो है को प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर हमको वास्तविक स्वतंत्रता लोगों उपलब्ध करानी है तो समानता की स्थिति लानी पड़ेगी, और जिसको जो है स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद के द्वारा भी प्रतिबिंबित किया गया। मार्क्स ने कहा कि वर्ग विहीन एवं राज्यहीन समाज, जिसमें क्या होगी? आर्थिक समानता होगी, निजी संपत्ति होगी नहीं, वह वास्तविक स्वतंत्रता का युग होगा, क्योंकि सभी समान होंगे और कोई किसी का उत्पीड़न करने की स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, तो यह जो है लास्की ने लिखा है। और एक जगह आशीर्वादम का स्टेटमेंट है, लिखिए। डॉक्टर आशीर्वादम कई स्थानों पर मैचिंग में दे देता है वह। डॉक्टर आशीर्वादम, इन्होंने लिखा है कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे और न मूर्ख। क्यों? क्योंकि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में 3 चीजों का नारा था: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो अगर जो है इन्होंने एक साथ इन तीनों का नारा दिया तो इसको माना जाना चाहिए कि अगर यह संगत है तो यह जो है इसकी मांग किया जाना क्या है? तो पागल थे। ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह जो है दोनों एक दूसरे को सकारात्मक रूप में बढ़ाती हैं। देखिए इसमें कि और न मूर्ख, जब उन्होंने स्वतंत्रता, यह स्टेटमेंट है, डबल यूनिट का नाम रखिएगा, जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था, स्टेटमेंट हो गया। लिखिए इसमें कि वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। प्रोफेसर पोलर्ड है, वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। जब समानता रहेगी तभी स्वतंत्रता वास्तविक रूप में लोगों को मिल सकेगी। और मार्क्सवाद ने भी इसी बात को प्रतिपादित किया है, लोकतांत्रिक समाजवाद भी इसी बात पर बल देता है। बस माध्यम में यह समानता लाने के तरीके में अंतर है, बेसिक अंतर है। वो क्रांति के द्वारा चाहता है या सुधारों के द्वारा चाहता है ना। तो इसमें जो है प्रोफेसर पोलर्ड ने लिखा है, देखिए कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, और वह समानता में निहित है।
ठीक है, यह जो है पोलैंड ने कहा है। और एक और स्टेटमेंट है, एक प्रसिद्ध जो है लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक हैं R.H. टॉनी, ब्रिटिश R.H. टॉनी ने लिखा है, ब्रिटिश विचारक हैं R.H. टॉनी ने लिखा है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। उस दिन हम लोग बात किए थे पुस्तकों वाली मुख्य समानता पे जो आइडिया लाया है जो है रूसो, उसका आर्टिकल का नाम लिखिए। रूसो के जो है आर्टिकल का नाम है ए डिस्कोर्स ऑन दी, पूछ देता है कभी कभी कि किस लेख में उसने अपने विचार व्यक्त किए थे। ए डिस्कोर्स ऑन दी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, हिंदी में लिखिए विषमता की उत्पत्ति पर एक वार्ता, 1762 में आई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह पहले ही लिखी थी 1755। और इसमें उसने दो प्रकार की विषमताएं बताई हैं। बेसिक चीज है एक प्राकृतिक विषमता जो भाई इस पे किसी का बस नहीं है, और दूसरी है वो परंपरागत विषमता। ठीक है, जैसे पद है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, उन सब की विषमताएं हैं। नोट कर लीजिए कि रूसो ने दो प्रकार की विषमताएं बताई हैं। नंबर 1 प्राकृतिक विषमता और दूसरा परंपरागत विषमता। वो बताता है कि असली समस्या कहाँ है, परंपरागत विषमता की वजह से है। प्राकृतिक विषमता पे किसी का नियंत्रण नहीं है, कौन छोटा पैदा होगा, कौन बड़ा होगा, कौन काला होगा, कौन गोरा होगा, उससे मतलब नहीं है। समानता की समस्या वास्तव में परंपरागत विषमता से जुड़ी हुई है। और इसमें उसने लिखा है कि जो परंपरागत विषमता है वह समाज की देन है और परिवर्तनशील है, उसे बदला जा सकता है। जॉन एफ कैनेडी का एक स्टेटमेंट है, जॉन एफ कैनेडी ने लिखा है कि हम सब में समान योग्यता नहीं पाई जाती, हम सब में समान योग्यता नहीं पाई जाती, परंतु सबको अपनी अपनी योग्यताएं विकसित करने के समान अवसर मिलने चाहिए।
एक पुस्तक है, उसको लिख लीजिए, कभी भी पूछ सकता है। द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, योग्यता तंत्र का उदय। इसमें उन्होंने जो है ये जो है माइकल यंग की है, और उन्होंने जो है नए तरह के बात की है कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन फिर वो बताते हैं कि भी दिक्कतें कहाँ पे आएंगी सोसाइटी में अगर पूरी तरह से योग्यता आधारित नियुक्तियां होने लगेंगी तब। माइकल यंग की पुस्तक है, माइकल यंग, पुस्तक का नाम है द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, योग्यता तंत्र का उदय। 1961 में उन्होंने इसे प्रकाशित किया था। लास्की की पुस्तक नोट कर लें, ये है द स्टेट एंड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। कई तरह की पुस्तकें हैं जो इसमें है। लास्की की पुस्तक लिखे हेराल्ड लास्की, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। राज्य का स्वरूप, सिद्धांत और व्यवहार। राज्य का स्वरूप, सिद्धांत और व्यवहार 1935 में आई। ठीक है, इसमें उन्होंने समानता संबंधित विचार अपने दिए हैं। सकारात्मक कार्यवाही की बात हुई थी कि सकारात्मक कार्यवाही क्या है ना। J.R. ल्यूकस की एक पुस्तक है, J.R. ल्यूकस। J.R. ल्यूकस की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स 1976 में आई है। ठीक है, इसमें इन्होंने कानून के समझ समानता के संबंध में बहुत सटीक परिभाषा दी है। ठीक है, कि कानून के समझ समानता क्या मतलब है वो बताया है। उसमें ये कहते हैं कि यह नहीं है कि कानून के समझ समानता का मतलब यह है कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि कानून तक सभी की पहुंच होगी, सभी की बातें न्यायालय सुनेगा, कोई इतना कमजोर नहीं होगा कि न्यायालय तक न पहुंच सके, और कोई इतना शक्तिशाली न होगा जो ये कह सके कि न्यायालय के प्रति वो जवाबदेह नहीं है, न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है। ठीक है, तो इस तरह से कानून की समझ समानता निर्धारित होगी। कानून तो सबके लिए समान बनेगा ही, लेकिन अगर कानून समान व्यवहार नहीं करता है तो भी प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय तक अपनी पहुंच सुनिश्चित रखेगा। कमजोर से कमजोर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है कि उसके जो है अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, या कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, न्यायालय इतना सक्षम होगा कि उसकी जवाबदेही तय कर सके, अर्थात उसे दंडित कर सके, उसे जवाबदेह बना सके। कोई जो है सार्वजनिक पदाधिकारी ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता है या देश का व्यक्ति जो कहे कि न्यायालय की बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, यह जो है कानून के सच समानता को ल्यूकस ने परिभाषित किया है इस रूप में। एक पुस्तक है डी.डी. रफील की, डी.डी. रफील, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीति दर्शन की समस्याएं। (1976) में पुस्तक आई है, प्रकाशित हुई है।
इसमें इन्होंने जो है लिखा है, यह राजनीतिक समानता से रिलेटेड चीज है। लिखिए कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी हाँ, इन्होंने इसी पुस्तक में ये बात बताई है, उसमें राजनीतिक समानता से को उन्होंने कानूनी समानता से जोड़ा है। लिखिए कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी समानता की मांग करते समय, फ्रांसीसी क्रांतिकारी समानता की मांग करते समय उस तर्क शून्य विशेषाधिकार, फ्रांसीसी क्रांतिकारी समानता की मांग करते समय, जो मांग की उन्होंने स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की, उसमें समानता की मांग करते समय उस तर्क शून्य विशेषाधिकार, मनमाने तरीके से कुछ लोग विशेषाधिकार दे दिए गए थे, उसका कोई तार्किक आधार नहीं था कि इन्हें क्यों दिया जाए। तर्क शून्य विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत राजनीतिक अधिकार धनवान और कुलीन वर्ग तक सीमित थे। वो चाहते थे कि राजनीतिक अधिकार सभी को मिले, लेकिन उन्होंने किस बात के लिए जो है कहा कि वह जो विशेष रूप से लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है उनको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उनका कोई तार्किक आधार नहीं है, कोई विशेष योग्यता उनके अंदर हो तब तो उन्हें विशेषाधिकार दिया जाए। तो वह ये कह रहे थे जो है रफील कि शुरुआत में कानूनी समानता और राजनीतिक समानता का प्रश्न एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ था। जब लोगों ने राजनीतिक समानता की मांग की कि सभी को राजनीतिक अधिकार मिला, तो उन्होंने अटैक किस पे किया? कानूनी असमानता पे, कि कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है। जो क्यों मिला हुआ है इसका कोई आधार नहीं है। राजा ने कह दिया कि भाई इनको ये दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, क्या किया है इन्होंने, पता नहीं। तो यह जो है उन्होंने कहा। और डी जो है लिखिए, एक पुस्तक है, फ्रांसीसी विचारक हैं अलेक्सी द ताक्विल, अलेक्सी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक है। उन्होंने उसमें ये लिखा कि भाई राजनीतिक असमानता अगर ज्यादा दिन तक रहेगी तो राजनीतिक समानता ज्यादा दिन बनी नहीं रह पाएगी, क्रांतियां होने लगेंगी। जैसा हमारे यहाँ देखने को मिला कि नक्सलवाद उसकी वजह से उभर के आया, आर्थिक शोषण, आर्थिक विषमता तेजी से रही और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि जो है वहां पे माओवाद का प्रसार होने लगा, ठीक है, नक्सलवाद आया। तो ताक्विल ने कहा कि राजनीतिक समानता और के बिना जो है राजनीतिक समानता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, आर्थिक समानता भी चाहिए ही चाहिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। हम सबको एक व्यक्ति एक वोट कर दिया, लेकिन गरीबी जो है तेजी से बढ़ती जाएगी तो वह समाज स्थिर नहीं रह पाएगा, क्रांतियों का दौर, आंदोलनों का दौर शुरू हो जाएगा। एक स्टेटमेंट है, लिखिए, नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता का विचार दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति
दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की मांग करता है। ठीक है, स्वतंत्रता का विचार दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की मांग करता है। वही स्वतंत्रता है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं तो दूसरों के विचारों पर भी सम्मान रखेंगे, और वो सही नहीं है तो उसे तर्कसंगत आधार पर उसको अस्वीकार करेंगे। यह नहीं कह सकते कि नहीं हम आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, उनके विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के पास भी है। जो स्वतंत्रता हमारे पास है वही दूसरे के पास भी होनी चाहिए। इसमें एक लाइन लिखिए एक साथ कि आरिस्टानी एजेलॉस्की, आरिस्टानी, अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था टॉनी का, आरिस्टानी एजेलॉस्की और सीबी मैकफर्सन समानता के सिद्धांत को स्वतंत्रता का पूरक मानते हैं। समानता के सिद्धांत को स्वतंत्रता का पूरक मानते हैं। वहीं पर जो है लॉर्ड एक्टन और डी टॉक्विले ने जी है, इसको हम लोगों ने टॉक्विले लिखा है, वो वही बंदा है। टी और टी जो है त का उसमें वो है। ये कहते हैं, डी टॉक्विले कहते हैं कि जैसे जैसे जो है समानता का विचार आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो है स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न होता जाता है। ठीक है, तो यह जो है इन्होंने लिखा है, लिखिए एक मिनट, जो है उसमें और भी लोग हैं। इन्हीं का लिख लेते हैं। इन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से, टॉक्विल लिखिए, टॉक्विल या टॉक्विले जो है, लिखिए कि लोकतंत्र का विस्तार एलेक्सी डी टॉक्विल या टॉक्विले, जिसको हम लोग टॉक्विले बोलते हैं, लॉर्ड एक्टन और डी टॉक्विले, तो ये हैं। इन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, कामा स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। ठीक है, दूसरे जो है विचारक हैं जो मानते हैं कि स्वतंत्रता का विचार स्वतंत्रता के मार्ग की बाधा है, वह है आइजिया बर्लिन। ये हैं समकालीन अंग्रेज दार्शनिक हैं, आइजिया बर्लिन, और इनके जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, निबंध है इनका, यह लिखिए टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। आर्टिकल है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, 1958 में आई, प्रकाशित हुई। आइजिया बर्लिन। ठीक है, इनका यह मानना है कि जो है, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता बढ़ाने की बात हो रही है, वह जो है क्या है, स्वतंत्रता के लिए उचित नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो फिर समानता को हमें कम करना पड़ेगा। इसमें इन्होंने लिखे कि बर्लिन ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, बर्लिन ने, इसी आर्टिकल में उन्होंने यह प्रतिपादित किया है, बर्लिन ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर
समानता का विरोध किया है? उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे से, उन्होंने स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे से स्वाधीन मूल्य माना है, इंडिपेंडेंट वैल्यू माना है कि स्वाधीन है। परंतु आगे चलकर, शुरू में यह माना, ठीक है, परंतु आगे चलकर उसने स्वतंत्रता को, किसको मुख्य माना उसमें? स्वतंत्रता को। आगे चलकर स्वतंत्रता को केंद्रीय मूल्य के रूप में, स्वतंत्रता को केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित करते हुए समानता के दावे को बहुत पीछे कर दिया। ऑस्ट्रियाई विचारक हैं, लिखिए, ऑस्ट्रियाई विचारक F.A. हेयक, F.A. हेयक ऑस्ट्रियाई विचारक हैं। हेयक की पुस्तक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 में आती है पुस्तक, स्वतंत्रता का संविधान। इसमें इन्होंने भी स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे के विपरीत माना है। लिखिए कि हेयक ने स्वतंत्रता और समानता को, हेयक ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना है। एक लाइन और इसमें लिखिए, जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, हेयक बाजार प्रणाली के अंतर्गत, हेयक उसी पुस्तक में उन्होंने कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सब लोगों को स्वतंत्रता देने से बढ़िया है कि कुछ ही लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाए, ठीक है। फाइनली ये कहा कि भाई जो बाजार प्रणाली है, लिखिए कि हेयक बाजार प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल करना चाहता है। और हेयक वास्तव में क्या है? स्वतंत्रता का समर्थक विचारक है। और उसकी गलती ये करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि बाजार प्रणाली स्थापित कर दीजिए, लोग बाजार से जो लेना है वो अपना स्वतंत्र रूप से लें, उससे जो है राज्य से कोई लेना देना
नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही ये कहा कि बाजार प्रणाली से बाहर भी कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जब आप सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था बाजार से बाहर करेंगे तो निश्चित तौर पे बाजार उससे प्रभावित होगा ना। लेकिन उसने उसको क्लियर नहीं किया। लेकिन ये जरूर किया कि जो है स्वतंत्रता के लिए उसने समानता और सामाजिक न्याय को कमजोर कर दिया। और जब आप सामाजिक न्याय कमजोर होगा, समानता कमजोर होगी, तो वास्तविक रूप में स्वतंत्रता में कमी आएगी। अगर सबको जो है शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा तो फिर स्वतंत्रता कैसी? भाई शिक्षा ही तो आपको वास्तविक स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है, आपके विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। लेकिन सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। और इस चीज यही जो है हेयक पीछे निकल जाते हैं। उन्होंने जो है सामाजिक न्याय की जड़ों को कमजोर करके वास्तव में स्वतंत्रता को ही कमजोर कर दिया। लेकिन चूंकि वह समझ नहीं पा रहे थे, वो केवल स्वतंत्रता पे जोर दे रहे थे और यह बता रहे थे कि समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी है। ठीक है, तो यह चीज है। और एक चीज हेयक में लिख लीजिए, यहाँ हेयक को लिखा है। ठीक है, हेयक के यहाँ लिखिए कि हेयक ने जो है स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थन किया है। तो वो जो है आप लोग लिख लीजिए कि हेयक ने स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थन किया है। आगे वाले जो है वैसे ही है, नाजिक का भी वही हाल है, रॉबर्ट नाजिक का। एल.टी. हॉबहाउस की एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, दी एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। एल.टी. हॉबहाउस, पुस्तक का ही नाम पूछता रहता है कि किसने लिखी है। दी एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के मूल तत्व। उन्नीस 1922 में आई। और इसमें बड़ी अच्छी बात एल.टी. हॉबहाउस ने कही कि लोग न्याय तो चाहते हैं, लेकिन जब समानता की बात करिए तो नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, जबकि बिना समानता के न्याय संभव नहीं है। लेकिन फिर भी न्याय सबको पसंद है, लेकिन समानता पसंद नहीं है। इसमें लिखिए, जो हॉबहाउस ने लिखा है इसमें कि न्याय का नाम आते ही हर कोई नतमस्तक हो जाता है कि बहुत न्यायी व्यक्ति हैं। ठीक है, न्याय का नाम आते ही हर कोई नतमस्तक हो जाता है, परंतु समानता की बात उठाने पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं और नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, अर्थात उसे जो है पसंद नहीं करते कि अरे क्या फालतू चीज बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग डर जाते हैं और नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। यह स्टेटमेंट है उसका, डबल यूनिट का नाम लिखिएगा। स्वेच्छातंत्रवाद क्या है भाई, कोई बता दे? शशि को तो पता है।
गौतम कोई मालूम हो बताइए गौतम। बाजारवादी, हाँ ठीक है। एक और दूसरा स्वतंत्रता के रूप में किस स्वतंत्रता का समर्थक है वह? नकारात्मक स्वतंत्रता का। जो है व्यक्तिवाद या जो है आरंभिक उदारवाद का दौर था, वह नकारात्मक स्वतंत्रता चाहता है और बाजार आधारित प्रणाली चाहता है जिसमें राज्य हस्तक्षेप न करे। फिर वो चाहता है कि न्यूनतम राज्य हो और राज्य जो है आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करे, बाजार निर्धारित करे कि जो है सामानों की कीमत क्या होगी, श्रम की कीमत क्या होगी, उसमें राज्य में को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। राज्य केवल सुरक्षा दे, जैसा कि रॉबर्ट नॉजिक कहता है कि वह जो है नाइट वॉचमैन हो, ठीक है, जो सिर्फ सुरक्षा देने का कार्य करे, बाकी उसे छोड़ देना चाहिए। यह स्वेच्छातंत्रवाद है, ठीक है। ये मुख्य चीजें हैं। बाकी जो है जब प्रश्न हम लोग